या स्टेट टैक्स का जो भी आपका टैक्स है, तो उसके लिए 5C कॉलम है, आप उसमें अपनी डिटेल भरते हुए वो आपको फीड करना होगा। फिर उसके बाद टेबल 6 है। टेबल 6 में कैपिटल गुड्स अगर आपका कोई था, उस पर जो आपका टैक्स पेड था उसका आपने पहले आईटीसी नहीं क्लेम किया था, या सपोज कीजिए आपने 2017 में कोई कैपिटल गुड्स लिया तो उसका पूरा आईटीसी आपने उस टाइम पे क्लेम नहीं किया था, तो बाकी जो बचा हुआ आईटीसी है उसको क्लेम करने के लिए आप ट्रांसफर फाइल कर सकते थे। तो ऐसे कैपिटल गुड्स के आईटीसी क्लेम करने के लिए टेबल 6 में आपको डिटेल फिल करनी होगी। टेबल 7 उन लोगों के लिए है जिन जो पहले कंपोजिशन में थे और जीएसटी में आने के बाद वो रेगुलर में आ गए हैं। आपका वेट रेजिमी में आपने कंपाउंड लिया हुआ था, स्टॉक बचा हुआ है, क्योंकि कंपाउंड में आपने जितनी भी सेल की उस पर टैक्स दिया है, लेकिन जो स्टॉक बचा हुआ था वो भी टैक्स पेड है। आपके पास अगर उस स्टॉक के सबके बिल हैं तो आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए आपको टेबल 7 फीड करनी होगी। इसके बाद टेबल 8 में कोई आपका ट्रांसफर ऑफ सेनवेट क्रेडिट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन अंडर एग्जिस्टिंग लॉ। और टेबल 9 है डिटेल ऑफ गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर एंड हेल्ड इन हिज स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। टेबल 10 जो दी गई है फॉर डिटेल ऑफ गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। टेबल 11 है डिटेल ऑफ क्रेडिट अवेल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 142। और टेबल 12 है डिटेल ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 6 मंथ प्रायर टू द अपॉइंटेड डे। तो अगर आपने कोई भी जो वर्क को माल भेजा हुआ था, या कोई माल आपका जो वर्क के यहाँ गया हुआ था आपके पास जो वर्क के लिए आया हुआ है, इस तरह के डिटेल्स के लिए इसके अलग अलग कॉलम्स हैं, तो आपको उन कॉलम्स को फिल करके तब इसको ट्रांसफर को फाइल करना है। ट्रांसफर के साथ में इसका पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद, सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद जो आपने इसकी डिटेल बनाई है वो डिटेल इसके साथ अटैच होगी। जो आपकी इन्वॉइसेस हैं, इन्वॉइसेस की कॉपी अटैच होगी, या फिर आपका कोई लास्ट ऑर्डर है, ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपना ट्रांसफर फाइल किया है, तो उस ऑर्डर की कॉपी आपको साथ में लगा के अपने सेक्टर ऑफिसर को देनी होगी। उसके बाद ही आपका इनपुट आपके क्रेडिट लेजर में शो किया जाएगा। तो ट्रांसफर को लेकर अभी इतना था, बाकी अगर किसी कोई क्वेरी हो तो वो शेयर कर सकते हैं। ट्रांसफर को लेकर, जीएसटी अमेंड को लेकर किसी भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज। प्रकाश रोहरा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए प्रकाश सर। प्रकाश रोहरा। हेलो जी सर। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर, ये जो अमेंडमेंट आया है ये अक्टूबर नवंबर में अमेंड करने का आईटीसी, जी तो सर ये सिर्फ आईटीसी के लिए है कि जो हम जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई में अमेंडमेंट करना चाहते हैं उसमें हाँ जी, भी उसके लिए भी है। उसके लिए भी है? हाँ जी, कोई ओके भी सर। अगर आपका कोई बिल आपको अमेंड करना हो, कोई बिल में गलती होगी, बहुत सी बार क्या फिगर चेंज हो जाती है, आप 200 रुपये डाल रहे हो, गलती से 2000 डल गई, आपको वो फिगर चेंज करनी है, तो कोई भी करेक्शन हो बिल वाइज तो वो आप उसे चेंज करें। जी सर, थैंक यू सर। नवनीत जी, मुजफ्फरनगर। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। अंकित जी, रिवाइज ट्रांसफर के लिए नहीं बताया, रिवाइज के लिए और बताओ। जी सर। जिन लोगों ने पहले ट्रांसफर भरा है हाँ जी। और वो अब रिवाइज करना चाहते हैं, जी सर। सर रिवाइज का ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने जब ट्रांसफर फाइल किए थे तो उनके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाए थे, या अधिकारी के पास शो नहीं हो पाए थे, और कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से सबमिट नहीं हो पाए थे, तो उन सब के लिए ये खोला गया है। तो अगर आपका कोई गलत फाइल है तो उसके लिए रिवाइज का ऑप्शन नहीं है सर। हेलो जी सर। हेलो,
जी सर। जी, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा डाटा दोबारा भरना है या नहीं भरना है। एक बात, जी जी जी। कनेक्टर ये भरना है, एनेक्चर ए ये भी सर। ध्यान कर लीजिए। फिर इसके बाद जहाँ ट्रांस टू भरे जाने हैं वो लास्ट मंथ भरा जाना है। लास्ट मंथ जून 17। नहीं नहीं, ऐसा है कि ट्रांस टू में जो ट्रांस वन में स्टॉक डालेंगे हाँ उसको जी। ट्रांस टू से तो माइनस 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 करते हैं 6 महीने तक। जी क्योंकि जब 6 महीने की अवधि खत्म हो गई है तो लास्ट मंथ डलेगा जहां भी आपका स्टॉक लेस हुआ है लास्ट में। पहली बार में इस बार में फर्क ये, पहली बार में तो अपने ट्रांसफर में डाटा डाला, इमीडिएट क्रेडिट लेजर में शो हो जाता था। हाँ जी। इस बार अधिकारी चेक करेगा, 90 दिन के अंदर ऑर्डर पास करेगा। जी, वो तो हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, उसके बाद अधिकारी हाँ ऑर्डर हाँ, पास करेगा। जी 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 जी। तो इसमें ट्रांसफर को जो रिवाइज करें वो बहुत ध्यान से करें सब। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। उनके नाम अंकित से जी, हाँ जी सर। अंकित जी नमस्कार। के नाम नमस्कार से सर, नमस्कार। अंकित जी, मैं सीए बीडी गोयल फरीदाबाद से। नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा सर, एक मेरी क्वेरी थी छोटी सी। जी सर। ऐसा है कि अभी जैसे ना 21 जो हमारा फाइनलाइजेशन हुआ है, तो उसमें क्या है कि जून 2021 का हमारा परचेज का बिल था करीबन 12.5 लाख रुपए का। जी सर। ठीक है सर, वो था हमारा 2 जून 2021 का। अब जी क्या है कि जो है पार्टी से माल आया, वो माल में जो है डिफेक्टिव था, तो तुरंत वापस कर दिया था हमारे क्लाइंट ने। और करीबन 18 जून को जो सामने वाली सप्लाई है उसने उसका पे नोट दिया पूरे 1,85,000 रुपए के आसपास जीएसटी इन्वॉल्व था। ठीक है सर। अब क्या है कि उस समय जब जून की हमारी 3B गई तो उसमें वो जो क्रेडिट नोट जो पार्टी ने रेज किया था वो शो नहीं हो रहा था 2B में, उसमें 2B में। ठीक है। ठीक है सर, अब हम जो ऑडिट कर रहे थे बुक्स का, तो देखा तो पार्टी जब टैली किया तो उसमें पता जी, जी। लगा कि 12.5-13 लाख का जो है डिफरेंस आ रहा है। हाँ जी। ये डिफरेंस की मतलब उसका हमने लेजर पाया पार्टी का, तो पता लगा कि पार्टी ने जो है एक बिल आया था 2 जून 2021 को, जी 18 जून को उसका नोट दिया था क्योंकि गुड्स वापस चले गए थे। जी। ठीक है सर। अब बात ये, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब उसका हम क्या, अब क्या है कि हम अपने टैली में अपने रिकॉर्ड में तो उसको चलो अब इस समय डाल दिया हमने, लेकिन पोर्टल पे हमने जो 3B भरी थी जून की, उसमें 1,84,000 के आसपास जो आईटीसी हमने ले लिया था पहले, उसका जी हमने रिवर्सल नहीं किया। सर, उसके लिए जो सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, आप उसको DRC3 जून में ही फाइल कर, जून 21 का दिखाते हुए फाइल कर दीजिए। तो उससे आपका डीआरसी जी DRC3 कर दीजिए, उसमें आप मेंशन जी कर दीजिए कि ये आपका जी इस मंथ पे ITC के रिलेटेड है और उस पे आपको ब्याज जी। सहित उसे करना होगा। नहीं सर, ऐसा हमने तो आईटीसी रिवर्स नहीं करना चाहिए मैं सिर्फ। सर, ITC रिवर्स करने से ना आपका 2 साल इन्वॉल्व हो जाएंगे, अच्छा आपका 21-22 भी और 22-23 भी। और जब आपकी नहीं क्वेरी आएगी 21-22 को लेकर, फिर आपको अपनी 22-23 की भी पूरी डिटेल देनी होगी कि हमने 22-23 के इस महीने में इस तरीके से उसे रिवर्स किया है। तो मेरे हिसाब से हाँ अगर कोई भी रिवर्स केस होता है, तो अगर आपका जी फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है, तो मेरे हिसाब से DRC3 बेस्ट ऑप्शन है कि आप DRC3 फाइल करके आप उसे क्लेरिफाई कर सकते हैं। और अच्छा क्योंकि DRC3 आप किसी भी डेट में कर सकते हैं, और ITC रिवर्स आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तभी कर सकते हैं, तो इतना 10-15 दिन या 1 महीने जो भी टाइम पीरियड होता है उसका एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता है। तो DRC3 आप बिना पूछे कभी भी कर दें, तो वो बेस्ट ऑप्शन है सर। नहीं सर, एक्चुअली उसमें ना होता क्या है, DRC3 में तो ज्यादा मुझे पता है उसमें पेमेंट करनी पड़ती है हमें विद इंटरेस्ट, है ना। तो वो क्या है कि कैलकुलेशन करता है बहुत ज्यादा कि सर ये तो 2 नहीं, लाख की अगर पेमेंट हो गई, अगर आप मैं अगर आपका ITC अवेलेबल है पोर्टल पे, तो आप ITC से भी DRC3 कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अच्छा कि आपको अच्छा कैश अच्छा लेजर से ही अच्छा करना होगा, आप क्रेडिट ओके। लेजर से भी अपना DRC3 कर सकते हैं। DRC3 लेजर से हो जाता है। हाँ जी, हो जाता है सर। अच्छा इसको लेकर तो इसमें तो क्लेरिफिकेशन भी आ चुका है, क्योंकि लास्ट वीक जो मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने क्लेरिफाई किया था कि आप जी अब किसी भी पेमेंट के लिए अपने क्रेडिट लेजर को यूज कर सकते हैं।
ओके टैक्स ओके। की पेमेंट तो के लिए। जी सर, तो DRC 3 हम जब फाइल करेंगे उसमें कोई पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा 21-22 हाँ फाइनेंशियल जी, ईयर? हाँ जी, आप 21-22 का जून मंथ सेलेक्ट करेंगे, जिस मंथ में आपने एक्स्ट्रा क्लेम जी की है। आप उसमें जी जो जी डिटेल जाती है, डिटेल में भी आप मेंशन कर देना कि इस क्रेडिट नोट के जी अगेंस्ट में जी। हमने एक्स्ट्रा क्लेम कर ली थी, उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, ताकि जब भी आपको ओके उसका रिप्लाई देना हो तो आपको भी पता जी रहे जी। कि ये इस बिल के अगेंस्ट में आपने DRC 3 किया हुआ है। ओके, तो सर इसमें कि जैसे भी उसके ये जो 21-22 की एनुअल रिटर्न भी ड्यू है हमारी, वो भी जाननी है इस हाँ महीने, जी, तो जी, एनुअल रिटर्न में भी उसको फिर उसका इफेक्ट ले लें? उसमें उसमें आप उसको लाइबिलिटी निकालते हुए, टेबल 14 में लाइबिलिटी निकालते हुए आप उसको जी जमा कर सकते हैं, या फिर आप टेबल 6 में अपनी एक्चुअल डिटेल डालें, वहाँ पे डिफरेंस आ जी जाएगा टेबल 6 में, और डिफरेंस का जी आप लाइबिलिटी निकालते हुए टेबल 14 में आप उसकी पेमेंट शो जी। कर दें कि आपने विद इंटरेस्ट पेमेंट कर दी है। नहीं सर, अगर आप जैसे कह रहे हैं DRC फाइल कर रहे हैं जो हम ITC से चले एडजस्ट कर रहे हैं, कहते हैं ना अभी सब। आपने ITC से भी कर लिया, लेकिन ITC एक पे तो कर दिया ना आपने सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो जी। एक तो लाइबिलिटी है, पहले वो पहले लाइबिलिटी मुझे आपने चाहे पहले क्रेडिट लेजर से किया है कैश लेजर से की, लाइबिलिटी पे कर चुके हो आप। अंकित जी, एक्चुअली अंकित मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो DRC 3 हम फाइल करेंगे, पहले DRC 3 फाइल कर दें हम, फिर एनुअल रिटर्न हाँ जी, फाइल करें, ऐसे जी, करें? जी सर जी। ओके, तो एनुअल रिटर्न में वहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे DRC 3 के अकॉर्डिंगली हमने पेमेंट कर दिया है ITC अगर से। अगर आपका 9C भी जाता है तो 9C जी में वो डिटेल डलवा देना आप DRC 3 के। ओके ओके ओके, ठीक है सर। तो अभी जो हमारी ये जो सितंबर मंथ वाली जो हमारी वो जाएगी 3B, तो उसमें भी हाँ उसका जी, उसको लेना है क्या, वहाँ उसका भी रिवर्सल करना? उसको कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है उसमें। अच्छा, वहाँ पे ना करें, हाँ अभी जी, DRC 3 फाइल करा दे पहले, जी सर। और 9C फाइल करा दे 21-22 की, है ना? हाँ जी, 9 और ठीक 9C सर, दोनों थैंक यू। फाइल करा दें, 9C में उसका मेंशन जी करा सर, दें कि ये DRC 3 हमने इस चीज के अगेंस्ट किया हुआ जी जी जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंकित जी। है। ओके सर। अंकित जी, इस केस में तो यह है कि जब 14 में हम लाइबिलिटी निकालेंगे उसके बाद उसी में ही DRC का जिससे हमने एडजस्ट किया है उसके CPI नंबर डाल के उससे एडजस्ट कर देंगे, उसका डिटेल दे देंगे सर जिससे एनुअल हमने रिटर्न, ITC रिवर्स करी है। हाँ जी, एनुअल रिटर्न में कहीं पे लिखने का ऑप्शन नहीं आता, वहाँ पे सिर्फ ये आता है कि इतनी लाइबिलिटी है और इतना पे कर दिया। हाँ, तो आप उसको एडजस्ट करना ना, पे करना है तो वहाँ पे करने के ऑप्शन में डालेंगे ना, तो बाद में हम जी जी, तो ऑलरेडी हमने उसको ITC से तो अपने को एडजस्ट कर ही लिया ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसी का रेफरेंस दे देंगे। अच्छा, वहाँ पे नीचे रेफरेंस का ऑप्शन, क्योंकि अभी जी तक मेरे जी। सामने कोई इस तरह का केस नहीं आया, तो इस तरह का कोई पे नहीं किया कभी। अच्छा, एक मेरी क्वेरी है या एक प्रॉब्लम्स है आपको, ये जैसे कि जो रूल 39 में चेंज हुआ था कि 6 महीने तक के रिटर्न्स फाइल ना हो या 2 क्वार्टर के, जी सर। उसमें ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है, हाँ जी, और आप यदि रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो रिवोक हो जाता है हाँ जी, ऑटोमेटिकली, ये आया था। और लेकिन जो अभी पोर्टल practical- पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, नहीं, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये सस्पेंड तो हो जा रहा है और आप रिटर्न हाँ फाइल जी, करने के बाद वो रिवोक नहीं हो रहा ऑटोमेटिकली। सर वो ऑटोमेटिकली रिवोक का नहीं था, उसमें ये था कि अधिकारी को उसे रिवोक करना होगा, जैसे नहीं रिटर्न नहीं फाइल हो जाती है उसमें नहीं अंकित ऑटोमेटिक। जी, वो पहले था जहाँ अधिकारी पहले जहाँ नोटिस देता था हमको नॉन फाइलिंग ऑफ हाँ रिटर्न के जी, अंदर इसमें ये था कि में, सस्पेंड होने के बाद में अधिकारी को ही पावर है उसको रिवोक करने की, लेकिन अधिकारी उसको रिवोक नहीं कर रहे हैं। इसमें नहीं ये सर, था, इसके अंदर जो अब बाद में जो चेंजेस आए थे अंकित हाँ जी, जी, उसके अंदर था कि ऑटोमेटिकली ही रिटर्न फाइल होने के बाद रिवोक हो जाएगा। अधिकारी की पावर ही वो नहीं था इसमें कि ऑटोमेटिकली, पहले तो ये था कि हमें अधिकारी नोटिस देता हमें था, नहीं, सस्पेंड हमें करता था रिवोक की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लगानी होती थी। पहले, इसमें ये था कि हमें रिवोक की एप्लीकेशन नहीं लगानी है। नहीं लगानी है, ऑटोमेटिकली होगा, अधिकारी को देखना है। अब जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि यदि किसी का 2 महीने का भी 2 क्वार्टर का भी किसी भी गलती के वजह से रह जाता है तो हाँ जी, ऑटोमेटिकली उसका सस्पेंड हो जाता है, और उसकी प्रॉब्लम आ रही है कि जो बंदा उसको सेल कर रहा है या उससे हाँ जी, परचेज कर रहा है उस व्यापारी से, उसको प्रॉब्लम आ रही है। उसके मोबाइल स्क्वाड उनको इसी ग्राउंड पर उनके वो करके जमा करा रहे हैं, जो कि गलत है। जबकि उसके बाद ये होता है जैसे जिस भी व्यापारी का ये सेल या परचेज है, जो बेच रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हुआ और उसे पता चलता है और वो अपना रिटर्न फाइल कर देता है, तो पोर्टल पे तो दिखाता है मगर उसका रजिस्ट्रेशन रिवोक नहीं होता है। इसको हम लोगों को लिख के एक भेजना चाहिए सर अपने कमिश्नर को कि इस पे देखा जाए कि जिस तरह से जब ऑटोमेटिक कर लेते तो उस पर ध्यान देता है लोग, जैसे रिटर्न फाइल हो जा रहे हैं तो उसका रिवोक हो जाना चाहिए।
मेरी भी एक प्रकाश। लेटर। इसको हम अध्यक्ष जी को ये समस्या, अंकित जी जो आप जी। अपना बना रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। अंकित जी, लेटर में इसको कर अंकित जी एक समस्या सर। मेरी भी है इस प्रकार की। जी सर, हेलो। जी बताइए। मेरी एक फर्म फरवरी 2022 में सस्पेंड हो गई थी। रिटर्न जी सर। सस्पेंड होगी, मैंने फरवरी तक के सारे रिटर्न भर दिए उसमें। वो ठीक है। फर्म सस्पेंड तो हुई है लेकिन वो कैंसिल नहीं की जा रही। उन्होंने शोकाज नोटिस दी थी, शोकाज का जवाब मैंने दिया नहीं। व्यापारी जी। को इसकी जानकारी नहीं हुई, मुझे भी पता नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है। अब उसमें जो आरओ है उनका ये कहना है कि ये फर्म जो सस्पेंड हुई है वो मेरे हेड पे दिख नहीं रही, जबकि वो सेंट्रल में है और सेंट्रल में मैं उसी अधिकारी से मिल रहा हूँ जिसके पास वो शो होनी चाहिए। तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। फिर हम यहाँ लखनऊ में चुके हैं, तो हम चीफ के यहाँ गए, जो सेंट्रलाइज हमारा ऑफिस है, वहां पर एप्लीकेशन दी। तो वहां जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके जो हेड हैं उनका भी कहना है कि मेरे यहाँ से भी नहीं हो पा रहा है कुछ। मैं मेल कर दे रहा हूँ इसको सेंट्रल में, वो पिछले 6 महीने से इधर से उधर घूम रही है फाइल। जी सर। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे उसके लिए? सर वैसे ये टेक्निकल सेंट्रल ऑफिसेज में काफ़ी ग्लिचेस हैं और रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन को लेके काफ़ी हैं। जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल की, अगर आपने भी कोई एप्लीकेशन डाली है और उन्होंने विद इन 15 डेज या विद इन 30 डेज उसको नहीं चेक किया, तो उनके सिस्टम से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती फिर वो, और उसके लिए फिर वो एक मेल वगैरह डालते हैं, तब उसके बाद ही वो थोड़ा सा टाइम लगता है, तब वो रिफ्लेक्ट होती है उनके यहाँ। तो ये हाँ, तो सेंट्रल मेल डिपार्टमेंट्स सर में मैंने प्रॉब्लम्स है। सर आरओ से मैंने मेल डलवा दी है। उसके बाद में जो सेंट्रल हेड ऑफिस है हमारा, वहां से भी मेल डलवा दी है, लेकिन अभी लगभग 1.5 महीना हो रहा है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। टोकन भी जनरेट किए जा चुके हैं 2-2 3-3 बार। आरओ ने 2 बार किया है और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट यहाँ हेड ऑफिस में है उन्होंने भी किया है, लेकिन कुछ रिस्पांस ही नहीं आ रहा अभी तक उस पर। जब उनसे कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं ऐसी सैकड़ों प्रॉब्लम आ गई हैं, हम लोग बहुत त्रस्त हैं कि ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है और हम इसको रिवोक करें भी तो पार्टी कैसे में तो करें। लेट फीस बढ़ रही है, पार्टी की क्या गलती है उसमें? ये समस्या है ना सर। इसमें सर मैं अगर आप लोग जी परमिशन दे तो मैं इसमें इंटरफेयर करूंगा। जी जी सर। जी सर सर इन सब मैटर्स में क्या होता है ना, जब ये कंप्लायंसेस नहीं कर पाती डिपार्टमेंट, तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग भी एक केस जैसे वहाँ के मुजफ्फरनगर का था, सेम केस था, उसमें आप हाई कोर्ट से किसी का फोन बज रहा है। हेलो, उनका है सर ये मोबाइल। हेलो जी जी। सर। जी जी। मेरी आवाज आ रही है? तो उसमें मेरा ये एक सजेशन है कि आप क्यों ना मैंडेमस डाल दीजिए हाई कोर्ट से डायरेक्शन के लिए, क्योंकि अगर हाई कोर्ट ऑर्डर पास करेगा तो उन्हें किसी तरीके से कंप्लायंस करके विद इन 10 डेज 7 डेज जो भी टाइम स्पेसिफाइड करी हाई कोर्ट, उन्हें कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो एक और आपकी चीज जो भी भागा होगी ना दौड़ी सर, यहाँ अगर वहाँ की है वो खत्म हो जाएगी। और अगर हाई कोर्ट से ऑर्डर आएंगे तो उसकी लेट फीस भी बच बोलिए। सकती है सर। एग्जैक्टली, लेट फीस बचेगी, वो हाई कोर्ट उसको भी करे, और डिपार्टमेंट पे कॉस्ट भी लगा सकती है हाई कोर्ट अगर वो लेट फीस चार्ज। तो आपकी हैसल जो है 1 हफ्ते 10 दिन खत्म हो सकती है। ये मेरा सजेशन था सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आ, कमलेश सर, आपका अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि यदि नहीं हो पाता है तो फिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाई आप कोर्ट का ऑप्शन। हाई कोर्ट फाइल करिए मैंडेमस की रिट। जल्दी हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट्स में गारंटीड आपको डायरेक्शन का ऑर्डर करेगी। कमलेश जी, आप इन्हें प्रांजल जी कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, नंबर की मुझसे ले लीजिएगा नंबर आप, और हाई कोर्ट चले जाइए आप, आपका हाई कोर्ट में सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये मुख्य वक्ता साहब आ चुके हैं, बहुत जी ज्यादा। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने फोन अपने फिलहाल म्यूट कर लीजिए, अपने माइक्रोफोन, क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता साहब आ चुके हैं आगरा से। और राजेश जी का परिचय देने के लिए मैं मध्य प्रदेश छतरपुर से शैलेश विश्वकर्मा जी से रिक्वेस्ट कि उनका परिचय जरा, तो उनको पता लगे कि आज कितने विद्वान हम एक माँ सरस्वती के पुत्र को लेके आए उनसे पढ़ने के लिए। शैलेश जी। जी सर,
नमस्कार सभी उपस्थित बंधुओं को। और पिछले हफ्ते मैं नहीं आ पाया तो श्री अरुण राघव जी ने पिछली बार वक्ता जी महोदय का परिचय दिया, जो मैंने संडे की शाम को यूट्यूब पर देखा और मुझे लगा कि श्री अरुण राघव जी से मुझे सीखने की बहुत ज़रूरत है। इतना अच्छा और इतना निर्विकार उन्होंने परिचय दिया कि मतलब मुझे लगा कि मोदी नगर जाकर इनसे एक आध दिन शिक्षा प्राप्त करनी होगी। आप अरुण जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा परिचय दिया और अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया। और साथ ही अभी जब अंकित जी से बीडी गोयल जी प्रश्न पूछ रहे थे तो किसी का सीना 56 इंच का हुआ ना हुआ, मेरा जरूर 56 इंच का हो गया। इस लड़के ने गजब जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। इसकी तरक्की की पूरी पूरी उम्मीद है आगे जाकर। संजय जी भी मेरे बात से सहमत होंगे कि ये लड़का बहुत जल्दी सीख रहा है, बहुत अच्छा जवाब दे रहा है। अब लड़का कह रहा हूँ क्योंकि छोटा तो है तो कहना स्वाभाविक है, मेरे से बहुत छोटा है और बहुत अच्छा बच्चा है और आगे बहुत सीखेगा। और ऐसे ही खूब विद्वान और परम वक्ता हमारे मध्य आज रजत जी उपलब्ध हैं। इनका परिचय के देने के पहले सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि श्री रजत जी जो हैं हमारे दीपक माहेश्वरी जी की जो लॉ फर्म है उससे जुड़े हुए हैं। तो अब दीपक जी को अपन सब जानते हैं कि कितने विद्वान और कितने महान व्यक्तित्व के धनी हैं। तो रजत जी स्वाभाविक रूप से वैसे ही खूब विद्वान और महान व्यक्तित्व के धनी रहे होंगे। अब इनका परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगरा में कंसर्न है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है आर अग्रवाल एंड एसोसिएट, इसमें ये पार्टनर है। ये जो फर्म है ये प्रोफेशनली बहुत क्वालिफाइड और अच्छे लोगों की और एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक फर्म है जो विशेष रूप से विशेष कौशल और ज्ञान का मिश्रण इनके साथ में है। और ये मुख्य रूप से ये चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में हमारी जो फर्म है, जो हमारी फर्म की प्रतिष्ठा है, वो किसी स्थिति में ना डूबे और उसके लिए पूरी ऊर्जा, पूरे उत्साह और जो भी साहस की आवश्यकता है उसके साथ ये आगे बढ़ते हैं। और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो इनके साथ व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं या जो जिनके साथ ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनकी पूरी समस्याओं का समाधान करें। इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी एक स्पष्ट दृष्टि और संपूर्ण ईमानदारी और सामने वाले व्यक्ति का सम्मान रखते हुए हर चीज़ ग्राहकों के जो उनके जो फीडबैक लेकर उनकी समस्याओं को समझकर उनकी समस्याओं को हल करते हैं। जैसे उनके अकाउंट्स में या जो भी वो काम करना चाहते हैं उसमें उनको जोखिम कम से कम हो और जो उनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही हैं वो उसको समझें, ये विशेष रूप से अपने कस्टमर्स को बताते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी जो संस्था है ये बहुत अच्छी और बहुत अच्छी गुणवत्ता की सेवाएं दें और उसको प्रदान करने के लिए संपूर्ण प्रयास करते हैं। अब वो चाहे एक प्रॉपर्टी फर्म हो, चाहे वो बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी हो या एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी प्रकार की हो, ये उस संस्था को या उस व्यक्ति को या उस कॉर्पोरेशन को पूर्ण रूप से अपना सेवा देने का प्रयास करते हैं। इनके कार्यालय में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सीधे ग्राहक संपर्क में विश्वास करते हैं। डायरेक्ट कस्टमर से बात करके उसकी समस्या को समझकर उसके लिए बेहतर गुणवत्ता और अच्छे दक्षता वाला काम उपलब्ध कराने का इनका काम रहता है। ये जो दीपक माहेश्वरी जी का मैंने शो में नाम लिया था, उनके साथ ये काम करते हैं तो ये अनुसंधान रिसर्च का काम बहुत उनके साथ करते हैं और जो विभिन्न मंच हैं वहाँ पर ये प्रस्तुतियाँ भी देते रहते हैं और संचार और संसाधन का उपयोग करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय जो रजत अग्रवाल जी हैं, इनकी विशेषता है कि ये किसी भी केस के विषय में अगर पढ़ते हैं तो या समझते हैं तो उसकी पूरी रूप से विश्लेषण करते हैं, उसको समझते हैं, फिर कोई अंततः नतीजे पर पहुँचते हैं। इसके अलावा ये कॉर्पोरेट और व्यवसाय कानून के जो मुद्दे हैं वो भी सॉल्व करते हैं। इसके अलावा इनकी जो लिखने की तर्क शक्ति है बहुत अच्छी है और बोलने का वक्तव्य जो है बहुत अच्छा देते हैं। ये इनकी छोटी सी विशेषताएं जो मैंने आपके सामने रखी। शेष विशेषताएं अब आपके सामने स्वयं रजत जी अपने सामने आप अपने भाषा से, अपने प्रेजेंटेशन से आपके सामने रखेंगे। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं रजत जी का जो इस समय आगरा से है। और मैं हर्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि हर्ष जी ने इतना अच्छा एक सब्जेक्ट चुना, उस सब्जेक्ट के लिए इतने अच्छे वक्ता को ढूंढ कर लेकर आए। मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि थोड़ा बहुत दीपक जी का सहयोग भी लिया हुआ है इन्होंने, वैसे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हालांकि हर्ष शर्मा जी अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है। और अब मैं रजत जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। थैंक यू शैलेश जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शैलेश जी का, हर्ष शर्मा जी का हापुड़ का।
और अपनी पूरी एडवोकेट काउंसिल का कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज का स्पीकर बन सकूं। अर्जी आवाज आ रही है? जी सर, आ हाँ रही सर, है। बहुत बढ़िया आवाज आ रही थैंक यू। जी सर, थैंक यू। है। एक सेकंड सर, मैं आपको रुकना चाहूंगा। जी अ, दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे वक्ता को आज आपने हम लोग के बीच में लाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you very much. He is my associate. He is a very brilliant person, sir, and I सर am proud of him. जी सर। वंस अगेन मैं दीपक माहेश्वरी जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनने जो आपका और हमारे बीच का सी और एडवोकेट के बीच का जो रिश्ता है वो समझा और मुझे मौका दिया कि आप लोगों से एडवोकेट से मैं अपनी कोई टॉपिक शेयर कर सकूं। हमारी आईसीआई जो हमारी संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो काफी सेमिनार कराते हैं, हमारे टॉपिक होते हैं, लेकिन वहां पर भी स्पीकर रह चुका हूं मैं। लेकिन आज आपके एडवोकेट्स के बीच में मैं पहली बार जा रहा हूँ और मैं पहली बार अपना जीएसटी का सेमिनार किसी एडवोकेट काउंसिल के सामने दे रहा हूँ। तो जो अपना जो एडवोकेट का प्रेसिडेंट सर, फाउंडर और ये अपना यूपी अधिवक्ता आयकर टैक्स का जो इनकम टैक्स और जीएसटी का जो आपने जो ये मंच बना रखा है, ये काफी ही अच्छा है। और इससे सबसे अच्छी बात ये है कि जीएसटी और इनकम टैक्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इनकम टैक्स एक्ट को हमें लगभग कितने साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इनकम टैक्स एक्ट में हमें इतने सारे अमेंडमेंट पढ़ने को मिलते हैं। इसी तरह जीएसटी जो अभी एक बेबी, जीएसटी लॉ इज जस्ट लाइक अ बेबी बोर्न विच हैव टू बी गॉन ओनली फॉर 5 years। अभी इसको आए हुए 5 साल हुए हैं। जीएसटी एक्ट को हम भी समझ रहे हैं, गवर्नमेंट भी समझ रही है, टैक्स पेयर भी समझ रहा है, और अभी ये एक इवोल्यूशन है, यानी जीएसटी वैल्यूएशन, मतलब कि हम अभी इसे समझ रहे हैं, कर रहे हैं, और आगे इसका भी और अभी आगे इसमें कोशिश जारी रहेगी और इस टैक्स को हमें आगे और समझना पड़ेगा। जैसे कि हम कहते हैं जीएसटी इज अ टैक्सेशन सिस्टम ऑफ न्यू इंडिया, ऑफ द डिजिटल इंडिया। द मेन फोकस इज ऑफ द डिजिटल इंडिया। इस जीएसटी एक्ट में सबसे मेन चीज है जीएसटी पोर्टल। लॉ मेकर्स बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, दैट इज द मेन चैलेंज। जीएसटी में तो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, वो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जीएसटी एक्ट आया था, उस जीएसटी एक्ट में जब हम स्टार्ट कर रहे थे, तो उस जीएसटी एक्ट में आया था GSTR1, GSTR2, GSTR3। That means GSTR1 for the outward of supply, GSTR2 for the ITC, कि we have to ascertain whether it is to be claimed or not, and in the GSTR3 final we have to pay the tax and output liability. The rollover of years with the amendment, with the notification, the GST Act which comes on 2017 is changed all over. Now we have GSTR1 same as which have been introduced in the act, but GSTR2A come, GSTR2B come, and then now finally GSTR3B come, which in impact now is not in the law. GSTR3B concept is still the provisional ITC प्लेजर में जाने का तरीका। आज भी हमारे पास GST 3 नहीं आया इस 5 साल में। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी ये हमारा GST जो एक्ट है वो अभी हम ये समझ रहे हैं, और हम इसको अभी हमें इसमें काफी चेंजेस की और काफी इसमें अभी अमेंडमेंट की उम्मीद और आगे रखनी चाहिए, और इसमें होगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, the government introduced it as a Honorable Prime Minister also said that the
It is goods and simple tax. Now the taxpayer and our advocate and our legal counsel and our CA representative. It is a act which merge lots of act in it. First of all, VAT, central excise, state excise, entertainment tax, काफी सारे एक्ट को इस एक्ट में लाया गया. मेन सर्वे टैक्स. अब आप देखेंगे कि जब हम शुरू में जब प्रैक्टिस होती थी तो सर्वे टैक्स की अलग से प्रैक्टिस थी, बैट की अलग से प्रैक्टिस थी. आप जो लीगल हमारे एडवोकेट थे वो बैट की अलग प्रैक्टिस थी, सर्वे टैक्स की अलग प्रैक्टिस थी, लग्जरी टैक्स की अलग प्रैक्टिस थी. जीएसटी इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें सारे लॉ को मर्ज कर दिया गया. अब इतने बड़े एक्ट को जब जिसमें सारे वन नेशन वन टैक्स का रिजाइम में ये टैक्स एंटरटेनमेंट ये लाया गया जीएसटी का, तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें आपको समझने में और टैक्स पेयर को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा. लेकिन मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट ने हमें थोड़ी 5 साल में थोड़ी रिलीफ और थोड़े एक्सपेरिमेंट करे हैं जीएसटी पोर्टल पर, जिससे हमें आगे इसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये मान लीजिए कि फ्यूचर ऑफ जीएसटी जो मैं कह रहा हूं कि इन द रोड है, इट इज ओनली ऑफ द डिजिटल. आज आप देखिए GSTR1 ई इनवॉइसिंग हमारी 10 करोड़ में आ गई है, जो आगे जाके 5 करोड़ हो जाएगी 1 जनवरी 2023 से. तो गवर्नमेंट का मेन मोटो क्या है? गवर्नमेंट का मेन मोटो है कि बाय द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग कि दे आर वांट टू जनरेट GSTR1 ऑटोमेटिकली. वो ये चाहते हैं कि GSTR1 जो हमारा जो टैक्स पेयर है, जो हमारा आउटपुट लायबिलिटी जो शो कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए, ऑटोमेटिकली GSTR1 में आ जाए. फिर वो GSTR2 है, 2B में ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाए जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है और गुड्स है उसके में. देन ऑटोमेटिकली ही हैज टू चूज वेदर इट इज एलिजिबल टू क्रिएट एक ITC or not. The concept which it introduced in the first phase of GST that you have to take one कि whether you have to take the ITC on this bill or not. I am definitely sure कि the government within आगे जाके एक या 2 साल में डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट लेकर आएगी कि हमें उसमें अपने GSTR2B में कि we have to choose one कि whether we have to take this ITC or not. तो आगे जाके यही कॉन्सेप्ट आएगा, डिजिटल एवोल्यूशन आएगा और यही ऑटो पॉपुलेट GST3 होगा. We have to only pay the चालान in the GST. तो only matter which is to be जो आगे जाके फ्यूचर में होगा, that's only on the litigation. The compliance burden is all about automatic क्यों होगा, वो रिजॉल्व होगा. आगे जाके जो फ्यूचर है प्रैक्टिस का, जो हमारा आपके एडवोकेट और हमारे सीए के लिए है, दैट ऑन दी पॉसिबल पॉइंट ऑफ द लिटिगेशन. अब मैंने लिटिगेशन की बात की है तो मैं आप लोगों से एडवोकेट से एक सबसे धन्यवाद, जो मेरा जो केस लॉ है, जो हमें हम जो सीए एक्चुअली वी सीए वी डज नॉट प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. As your advocate, you only practice in the High Court and Supreme Court. I would like to thank every advocate and the team which win the case of Mohit Minerals Private Limited. The case on the 3-judge bench of Supreme Court decided in the favor of assessee Mohit Minerals Private Limited. इसमें मैं कहना चाहूंगा कि ये केस लॉ था ओशन फ्रेट पे. ओशन फ्रेट ये केस लॉ में ये था कि इंडियन इंपोर्टर, एक नोटिफिकेशन आया जीएसटी में जब जीएसटी इनेबल हुआ कि उसमें इसने क्या कहा गया कि हम आरसीएम फ्रेट पे लगाएंगे जो इंपोर्टर है, जो सीआईआर बेसिस पे है, यानी कि कॉस्ट फ्रेट इंश्योरेंस के संग बिल हो रही है,
जब वो अपना बिलिंग वो फ्रेट से जब वो इंपोर्ट करेगा गुड्स, तो उस फ्रेट पे सीआईए बेसिस पे मेनली क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है वो डायरेक्टली चार्ज फॉर द फ्रेट फ्रॉम द इंपोर्टर एंड दे अरेंज फॉर द शिपमेंट। दिस जो शिपमेंट होता है, जो शिपिंग जो हमारी शिपमेंट का होता है, जिसमें जो शिपिंग कंपनी होती है वो फॉरेन की, एक्सपोर्टर फॉरेन का, लेकिन जब वो इंपोर्ट इंडिया में हो रहा है, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स जब वो इंडिया में कर रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट ने कहा कि हम आरसीएम लगाएंगे 5% आईजीएसटी। जैसा कि ये हमने कहा था कि इसमें ओनली हम खाली इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, जो फ्रेट का जो पोर्शन है वो एक्सपोर्टर पेड कर रहा है, एक्सपोर्टर सर्विस ले रहा है, आप उसको इंडिया में क्यों टैक्स कर सकते हो? तो गवर्नमेंट ने नहीं माना। तो फिर आगे जाके इस केस को पहले हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि सीआईएफ, ठीक है ना। तो इसमें ये हुआ कि ये सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कंपोजिट सप्लाई माना, और इस सप्लाई में इन्होंने ये कहा कि हम इसको इट इज द डबल टैक्सेशन हो जाएगा अगर हम इसको आरसीएम लगाते हैं, कि हमने इसको कंपोजिट सप्लाई में ऑलरेडी टैक्स कर लिया फ्रेट को, हम इसको डबल टैक्सेशन करेंगे तो ये हमारा गलत होगा। इसलिए ओशन फ्रेट का जो जजमेंट था, जो 5% आरसीएम आईजीएसटी जो हमसे गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी, जिसपे मेरे बहुत सारे केस थे जो मेरे लिटिगेशन में चल रहे थे, जो मेरे अपील में थे, उस कोर्ट से, उस डिसीजन के आने की वजह से वो मुझे काफी आसान हो गया, और नाउ वी हैव नॉट टू पे द आरसीएम ऑन द ओशन फ्रेट। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज कि हमें जीएसटी में आईटीसी, जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटी में आईटीसी का मेन कॉन्सेप्ट जो हमें आगे क्लेम करने के लिए ध्यान देना चाहिए। आईटीसी मेन क्या होता है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी एडवोकेट हो, आपके पास भी केस लॉ आते होंगे, मेरे पास भी केस लॉ है। गवर्नमेंट ने कहा GSTR1 हम भरेंगे, जिसमें हम आउटपुट सप्लाई हम सप्लायर से लेंगे, दैट्स राइट। GSTR1 जाने के बाद अगर उसने बंदे ने 11 तारीख तक अपना GSTR1 इफ रेगुलर, 13 तारीख तक इफ ऑफ क्वार्टरली IAF फाइलिंग, 13 तारीख के बाद वो ऑप्ट आउट हो जाएगा, 13 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा GSTR2 में, रेसिपिएंट के में, देन ही इज एलिजिबल टू क्लेम द आईटीसी ओनली इफ इट इज reflected in GSTR2B. Now my point is, if it is reflected in GSTR2B, we have to take ITC, the government has allowed us. How we know the person, the seller has paid the tax on this 3B? Nothing is mentioned there, or nothing is on the hand of the taxpayer. Taxpayer के हाथ में आज भी ये नहीं है कि वो ये पता कर पाए कि सप्लायर ने अपना 3B में पेड टैक्स किया ही नहीं किया है 13 तारीख तक, वो करेगा 20 तारीख को 3B जमा। लॉ में लिखा हुआ है कि आप आईटीसी जब ले सकते हो जब सप्लायर हैज द पेड ऑफ द टैक्स। अब ये बात गवर्नमेंट से हमारी ये बात जो गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट का कहना है कि मेरी बात हुई थी, तो गवर्नमेंट का ये कहना है, जब मेरे केस चल रहे थे, कि उन्होंने कहा था कि आपको देखना है कि ये सप्लायर ने टैक्स पेड किया है कि नहीं किया। अभी भी जीएसटी पोर्टल पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे कि मैं ये देख पाऊंगी जो मैंने आउटपुट सप्लाई की है, जो मैंने रिसीव किया है, उस पर वो टैक्स पेड हुआ है। अब मैं इससे आगे ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का जो हमारे पास जो अब नोटिस है, अगर हम GST1 फाइल 3B फाइल नहीं करते तो काफी जल्दी नोटिस आता है और हमसे डिमांड का नोटिस क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए मैंने GST1 फाइल कर दिया, GST फाइल नहीं किया, सॉरी, मैंने GST1 अपना फाइल नहीं किया, सप्लायर ने, रेसिपिएंट ने अपनी आईटीसी नहीं ली। अब आगे जाके मेरे पास डिमांड का नोटिस आता है कि आपने अपना GST1 फाइल नहीं किया, आपने अपना 3B फाइल नहीं किया, आप अपना टैक्स भरिए। The SSE has paid the tax. Now, the recipient of goods or service, they are not getting the information about the
voluntary payment by the supplier, they are not eligible to take ITC because it is not reflected in the 2B. The supplier has paid the tax voluntary. Now, what is the fault of the recipient of goods or services? The recipient person, that if it only in the not reflected in the 2B, it is not able to get the ITC. But the supplier of the goods or service has paid the tax voluntary. That also the point which is also to be highlighted by our respected bar council. Now, एक और केस लॉ है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा, वो है 1/3 अमेंडमेंट। जैसा कि आप जानते हो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसपे हमारी जो जीएसटी लॉ, जिसपे वो जीएसटी लॉ कहता है कि 1/3 अमेंडमेंट हम अपना ऑन द वैल्यू ऑफ लैंड 1/3 अमेंडमेंट डीम्ड मानेंगे वैल्यू ऑफ लैंड। जैसे कि मैंने कोई अपना एक प्रॉपर्टी सेल करी, इफ आई हैव अ कॉल इन आयर बिजनेस ऑफ, मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी सेल करी जिसमें वो कहता है कि हमने 1/3 डीम फिक्सन है तो हम उसको वैल्यू ऑफ लैंड मानेंगे। लेकिन बहुत सी जगह दिक्कत ये आ रही है कि आपने जो 1/3 फिक्स किया है वो 1/3 किस बेसिस पे है। कभी कभी मेरी वैल्यू ऑफ लैंड हाफ थी, कभी उससे भी ज्यादा भी हो सकती है। तो अभी एक गुजरात हाईकोर्ट का रिसेंटली ऑर्डर आया है कि अगर हम उस केस में, जिस केस में हमारे पास वैल्यू ऑफ लैंड और वैल्यू ऑफ लैंड का बाइफरकेशन नहीं है, कि हम उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो देन वी हैव टू फिक्स द 1/3 proportion ratio. If we have the exact value of land, we know the exact value of land, then why should we not bifurcate that value from the taxable value of supply? So this litigation is also going to be on the Supreme Court. Now we have to wait over the decision of the Supreme Court over this matter. एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आप सबसे संग डिस्कस करना चाहता हूं, वो कॉन्सेप्ट है आईएसडी, इनपुट सर्वे डिस्ट्रीब्यूटर। मैं इस टॉपिक पे इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं कि ये टॉपिक मेन कॉर्पोरेट में चलते हैं, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी दैट हैव द हेड ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एट द वन प्लेस एंड द मल्टीपल बिजनेस प्लेसेस ऑल ओवर द कंट्री। इनपुट सर्वे डिस्ट्रीब्यूटर में हमें सबसे पहले तो एज अ रजिस्ट्रेशन लेते समय ही हम उसमें एज अ आईएसडी इनपुट सर्वे डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे, जिसमें सबसे पहली शर्त है कि इनपुट सर्वे डिस्ट्रीब्यूटर जो वो लेगा रजिस्ट्रेशन, वो आउटपुट सप्लाई नहीं करेगा। वो ओनली टू बाइफरकेट, टू मिटिगेट और टू अपोर्शन द आईटीसी टू द रेस्पेक्टेड branches or respected registration के लिए ही वो उसका यूज करेगा। आईएसडी में क्या होता है कि आईएसडी में मैंने एक बिलिंग करा, जैसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो उसका स्पेसिफिक हम ये नहीं कह सकते कि ये जो खर्चा हुआ इस ब्रांच के लिए हुआ है। लाइक आवर ऑडिट फीस, जैसे कि मैंने अपना कोई बिल चार्ज किया ऑडिट फीस का, उस ऑडिट फीस का बिल चार्ज मैंने अपना हेड ऑफिस को दिया। उस हेड ऑफिस को जो मैंने अपना जीएसटी चार्ज किया, वो अब कैसे पता लगा पाएंगे कि वो हेड ऑफिस का जो जीएसटी जो चार्ज हुआ वो एक ही अपनी एक ब्रांच को कैसे, वो जो मैंने दिया वो एक ही ब्रांच को कैसे वो उसकी आईटीसी की मान लेंगे कि वो सर्विस खाली एक ही ब्रांच ने ली। दी ऑडिट फीस इज फॉर द होल ऑफ द एमएनसी जो मैंने उसको प्रोवाइड किया सर्विस। तो दिस कॉन्सेप्ट इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स आईटीसी टू द रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट, रेस्पेक्टेड ब्रांचेस। तो मैंने जो बिल दिया आईएसडी को मैं बिलिंग करूंगा, जो मुझे अपना जीएसटी जो बिल ऑफ सप्लाई पे डालना है वो आईएसडी को डालना है। आईएसडी देन आईएसडी हैज टू फाइल द रिटर्न
and to give the bifurcation of the GST on the basis of turnover. If it is specific to the any branch, then first it has to apportion to that specific branch. Suppose A, B, C, D, E. There are 5 branches of the MNC. If it is specific to the branch A, then it is only apportioned to the branch A. If it is apportioned to the 2 branch A and B, then it is at to apportion it in the respective ratio of last year turnover of the respective branch A and B. If it is on the 3 branch, then you have to go ratio of 3. If it that's way. मैं अपना ये जो अपना जो सेमिनार है जीएसटी का, मैं अपना एंड में यही कहना चाहूंगा कि इसमें एक जीएसटी में जो मेरे सामने मेरे जो सबसे चैलेंजिंग जो सेक्शन मुझे जो लगा पूरे जीएसटी में, वो मुझे लगा सेक्शन 62. सेक्शन 62 एम्पावर द ऑफिसर. जो जीएसटी में एक ऐसा एक्ट है, जीएसटी में एक ऐसा सेक्शन है जो ऑफिसर को सिंगल ऐसा सेक्शन है जो जीएसटी को ऑफिसर को ऑथराइज करता है बेस्ट जजमेंट के लिए. सेक्शन 62. सेक्शन 62 एक ऐसा अभी जो ये सेक्शन 62 अभी ये ज्यादा ऑफिसर को चलन में नहीं आया है, ये मैं कहना चाहूंगा. लेकिन सेक्शन 62 empower the officer to do the best judgment. Suppose मेरा एक केस था जिसमें मेरी पार्टी ने GSTR 1 फाइल किया फॉर द सपोज जैन 22 का, जैन 22 का हमने जो GSTR 1 फाइल किया, तो उसको अपना जो 3B था जैन का, वो अपना 25 को फाइल करना था. वो 25 को ना फाइल हो पाया. सेक्शन 46 के नोटिस आए, हम उसके रिप्लाई नहीं दे पाए. सेक्शन 46 का जो नोटिस है वो ऑटो जनरेटेड नोटिस है, जैसे आप सबको मालूम है. The system has auto generate the demand. The officer uses section 62 and do the best judgment and create the demand of the output liability that जो हमने GSTR 1 में डिक्लेयर करी थी, उसको डिमांड क्रिएट करके हमारा एक डिमांड नोटिस इशू कर दिया. अब ये बात आती है कि जो डिमांड खड़ी करी गई थी, उसका जो डिमांड था वो ऑफिसर ने रिकवर कर लिया. जो हमारा आईटीसी पोर्टल था, आईटीसी पोर्टल से आईटीसी लेजर से डेबिट कर लिया. अब हम ऑफिसर के पास गए कि हमें अपना 3B फाइल करना है. हमारे पास जो आईटीसी है 27 लाख रुपए की, हमें वो सर आईटीसी वापस कर दीजिए, हम अपना रिटर्न फाइल करें. जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक्ट है और जो जीएसटी पोर्टल है, ये जीएसटी पोर्टल से चलता है, ना कि एक्ट से. जीएसटी पोर्टल में कोई ऑप्शन नहीं था कि वो हमारी आईटीसी वापस कर सके. उनने एक बार ऑटो डेबिट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 62 हमारा आईटीसी डेबिट कर ली. We have no option other than the go to the appeal. In the appeal, we won the case. The commissioner allowed us to file the 3B. Now the option is also not available. How to claim the ITC in this return? ITC लेजर में तो हमारा बैलेंस 0 हो गया. तो एसएससी को कैसे भी समझा के हमने कैश का यूज करके उस कैश लेजर को पहले 3B फाइल किया. उस 3B फाइल होने के बाद ऑफिसर को अभी तक ये नहीं पता लग पाया, अभी तक ये नहीं हो पाया कि वो आईटीसी हमें कैसे वापस दे, जबकि हमने 3B फाइल कर दिया, हमने केस जीत लिया, फिर भी हमारी आईटीसी का लेजर का बैलेंस वापस नहीं आ पाया. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एंड में तो अभी इस पे केस अभी जो लिटिगेशन है वो चल रही है, लेकिन जीएसटी पोर्टल पे अभी भी उसको रिवर्स करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो जीएसटी एक्ट है और जीएसटी पोर्टल है, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट है. जीएसटी अभी हमने
अभी जो पहले चर्चा हो रही थी ट्रांस 1 ट्रांस 2 पे, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रांस 1 हमने काफी फाइल किया, कहीं पे हमसे गलती हुई, कहीं पे साइट की दिक्कत आई, लेकिन इन द रोल ओवर सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड की टू रिवाइज एंड टू फाइल द ट्रांस 1 ट्रांस 2 अगेन. Now the portal is not working properly. We talked to the GSTM team. They were only answering that you will try it after 11th of October. That not the answer from my view, professionally point of view, that you should try after 11th October. This site might work properly. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जीएसटी पोर्टल है और जीएसटी का जो लॉ है, जो जीएसटी के डिसीजन है, उसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट है. जैसा कि आपने ये जो मुझसे हर्ष शर्मा जी और मेरे पास ट्रांस 1 ट्रांस 2 के लिए कहा गया था कि सर इसमें अगर आप कुछ कहना कर सकते तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ट्रांस 1 ट्रांस 2 का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, उसमें सबसे पहले मैं जो अपना जो ये ट्रांस 1 ट्रांस 2 का जो ये टॉपिक है वो क्वेश्चनरी फॉर्म में करना चाहूंगा. सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है ट्रांस 1 ट्रांस 2 का, कि हमने ट्रांस 1 ट्रांस 2 ऑलरेडी फाइल कर दिया है और हमने उसका क्रेडिट ले लिया है, और जो क्रेडिट है वो हमारे क्रेडिट लेजर में भी आ गया है. तो हमें ट्रांस 1 ट्रांस 2 द्वारा फाइल करना है कि नो, दिस फैसिलिटी इज ओनली फॉर दोज केसेस where certain credit have been missed to be taken or to correct any mistake while clearing such credit. तो ये जो हमें जो ऑप्शन दिया गया है एक्सरसाइज करने का द्वारा ट्रांस 1 ट्रांस 2 का, वो इसलिए दिया गया है कि अगर हम कोई क्रेडिट लेना भूल गए या फिर कोई करेक्ट गलत मिस्टेक हो गई, उसके लिए दिया गया है. हमें ना कि ट्रांस 1 ट्रांस 2 दोबारा फाइल करना है. अगर हमने पहले से ही बिल्कुल अपना ट्रांस 1 ट्रांस 2 पहले से ही सही फाइल कर चुका है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम ट्रांस 1 ट्रांस 2 द्वारा फाइल करें. सेकंड क्वेश्चन है कि हमने अपने ट्रांस 1 ट्रांस 2 फाइल किया, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू द अमाउंट वाज नॉट ऑल क्रेडिटेड इनटू आवर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. जो कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो उसका अमाउंट था वो नहीं आ पाया है. We have filed writ petition in this regard, and the High Court has directed that the department to consider our claim. हमने रिट पिटीशन फाइल की, हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया, बट स्टिल नाउ हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट टू कंसीडर आवर क्लेम, बट टिल नाउ नथिंग हैज हैपेंड. बहुत सारे केस हैं जिसमें हाई कोर्ट में हम जीते हैं और हमने उसमें ये कहा है कि हाई कोर्ट ने हमें अलाउ किया है कि हम ट्रांस 1 ट्रांस 2 का जो हमें जो क्रेडिट है वो मिलना चाहिए, लेकिन जीएसटी पोर्टल पे अभी तक जो इसके लिए कोई सर्विस या कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था. कि नाउ विद दिस ऑप्शन, नाउ वी कैन यूज दिस फैसिलिटी इफ वी हैव एनी ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट or any litigation in our favor, then we have to use it in this trans 1 trans 2 facility. The third question is, by filing our trans 1, we have some clerical issue as a result of which only lesser amount was credited to e-credit ledger that was entitled. जो हमें entitled था उससे हमें थोड़ा कम अमाउंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आया और हमने इसके खिलाफ अपील करी. इसी ऑर्डर के खिलाफ जो हमारा कम आया, हम उसमें भी अगर हमारे केस में फेवर में आया है तो हम इसी ऑप्शन को ट्रांस 1 ट्रांस 2 का यूज करें, कि जिससे कि ये ऑप्शन हमें जो दिया गया कि ट्रांस 1 ट्रांस 2 करने का, जो तो इसी यही एक ऑप्शन है जो हम यूज कर सकते हैं अपना रिट का जो हमने जीती है उसका फायदा उठाने का. सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है ट्रांस 1 ट्रांस 2 की, वो आ रही है एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस की 30/6/2017. एज वी ऑल नो कि सर्वे टेक्स्ट में सेस एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस जो 30/6/2017 को मेरा बैलेंस था, उसको मैं
अपने जीएसटी में क्रेडिट लेजर में ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता। मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा, दिस इश्यूज टू बेयर द क्रेडिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेस एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस इज एंटाइटल्ड टू बी कैरी फॉरवर्ड और नॉट इज डिबेटेबल एंड बीइंग लिटिगेटेड। आज भी ये डिबेट का हिस्सा है, लिटिगेशन का हिस्सा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू कि वी हैव टू टेक ITC as of electronic credit in the electronic credit ledger of the education cess and secondary education cess, because it is just like a survey tax. We have send back credit, we have to absolutely take it. In the litigation, finally it is to be decided by the Supreme Court decision whether we are entitled to claim it or not. But as of now, the transfer trans2 facility is now available. We should go for it and to claim the education cess and secondary education cess in it. Now the fifth question is whether the amount claimed now would automatically be credited to the electronic credit ledger. मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ट्रांसफर ट्रांस2 की जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, इसमें हम अपना जो ट्रांसफर ट्रांस2 भरेंगे ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट लेजर में नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर ऑफिसर है वो उसको स्क्रूटनाइज करेगा और उसका जो फाइनल ऑर्डर होगा कि वो जो हमने जो क्लेम की है वो उसको कम भी कर सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, और दो फाइनल ऑर्डर होगा उस हिसाब से हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगी, ना कि हमने जो क्लेम की है एट द फाइलिंग ऑफ ट्रांस1 ट्रांस2 वो सेम रिफ्लेक्ट करेगी हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ऐसा हम नहीं कह सकते। अर्जी मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे मौका दिया जीएसटी पे अपना, मैं अभी बहुत ही आपसे उम्र में छोटा और बहुत ही नई प्रैक्टिस जो जिसे कहते हैं कि जीएसटी में, जैसे जीएसटी 2017 से आया उसी तरह हम भी अपनी फील्ड में 2017 से आए, और दीपक सर का हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि ये इतने आगरा में जो सीए जिसने अपनी नई प्रैक्टिस चालू करी है, नई जो मॉडल हम ये चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिले, वो अगर दीपक माहेश्वरी जैसे बड़े एडवोकेट का अगर हाथ हमारे ऊपर रहता है तो हमें अलग ही कॉन्फिडेंस, अलग ही ऊर्जा और अलग ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। और दीपक माहेश्वरी जी के ही द्वारा मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया गया। मैं सर लॉट्स ऑफ थैंक्स टू दीपक माहेश्वरी सर फॉर देयर cordial and ideal. Deepak Maheshwari sir is my ideal. I would like to thank Deepak Maheshwari sir and all of you who cooperate me to listen this topic. Thank you sir. ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं सब साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा किसी की कोई सवाल हो ट्रांस1 के बारे में, ट्रांस2 के बारे में, अगर भोपाल से प्रकाश बोरा जी बैठे हैं, अरोरा जी, प्रकाश जी बैठे हैं भोपाल से, किसी और साथी को सब? अच्छा जी बोलिए। अभी जैसे सर ने बताया था कि GSTR1 रिटर्न नहीं लगाया, 3BB नहीं लगाया, और डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई आपने दोनों लगाया नहीं है, लेकिन हमारा टैक्स का पैसा जमा था। तो आज वो टैक्स का पैसा जब तक मैं रिटर्न जमा नहीं दूं उसकी क्या वैलिडिटी रहेगी? सर एक बार आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे। जैसे सर GSTR1 मैंने नहीं लगाया, GSTR1 नहीं फाइल किया, पेंडिंग है, ठीक है सर। 3BB पेंडिंग है, 3BB पेंडिंग है सर, दोनों पेंडिंग है जी सर। अब जिस पार्टी को मेरे से ITC लेना था जी उसकी तो ब्लॉक हो गई, जी सर, GST ऑफिस रोक दिया कि भाई बुत्सा जी का जी रिटर्न जमा नहीं है। जी सर, GST डिपार्टमेंट ने बुत्सा जी को नोटिस भेजा जी जी कि भाई हमारा जो टैक्स बन रहा है जी वो जी टैक्स जमा दे दो। हाँ जी। तो टैक्स जमा होगा, तो जब तक मैं दोनों रिटर्न जमा नहीं करूंगा
तो टैक्स जो जमा दूंगा उसकी क्या वैलिडिटी, क्या बेनिफिट मिलेगा मेरे सर यही जितने सर member हैं? यही सर मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि सप्लायर ने अगर जीएसटी 1 आपने जो रिटर्न लाया है, जीएसटी 1 अगर वो रिटर्न नहीं फाइल कर पाता और आप उसको नहीं फाइल करने पे तुरंत आप उसको डिमांड का नोटिस दे रहे हो, उस डिमांड के नोटिस में आप कह रहे हो कि आप हमें वॉलेंट्री पेमेंट करो, तो वो वॉलेंट्री पेमेंट करता है, तो वो ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सप्लायर ने पेमेंट कर दिया वॉलेंट्री कि हाँ डिमांड का, लेकिन वो जो रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है, जिसको आपने कहा कि 2B के थ्रू आईटीसी मिलेगी, वो 2B के थ्रू नहीं ले पाता है, तो उसको तो ये पता नहीं लग पाएगा कि सप्लायर ने वॉलेंट्री पेमेंट कर दिया नहीं कर दिया। मान लीजिए जो वॉलेंट्री पेमेंट कर भी दिया और उसको सप्लायर को, रिसिपिएंट को गुड्स का पता भी लग जाता है कि जो मैंने इससे माल खरीदा था इसने इसका टैक्स दे दिया, फिर भी सर ऑफिसर अलाउ नहीं करता है कि आईटीसी, कि आपने कॉन्सेप्ट को बस ये बना लिया है कि अगर आपके 2B में दिखेगा तो हम आपको आईटीसी है, 2B में नहीं है तो आईटीसी नहीं है। मेरा इसी पे लिटिगेशन है, हम इसी पे ही आगे यही हम कहना चाहते हैं कि इस जीएसटी को खाली 2A 2B से मत बांधिए, इस जीएसटी काफी बड़ा है, जीएसटी इज अ बिग लॉ, आप इसको खाली रिटर्न फाइलिंग GST-1, GST-2, GST-3B तक मत रखिए, आप अपने ऑफिसर को सिर्फ इसमें मत बांधिए कि वो खाली GST-1 देखे, GST-2 देखे, GST-2B देखे, कि जितनी 2A में आईटीसी आ रही है उतनी वो क्लेम करे। हम ये चाहते हैं कि ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें अभी ये न्यू लॉ है तो इसमें अभी ऐसे ऑप्शन भी दिए जाएं कि जिससे कि असेसी को, जो एबल असेसी है वो अपने जो बात कहता है वो बात वो ऑफिसर भी मानता है सर कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट जो जीएसटी पोर्टल है वो सर कहीं पे हमें ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि ऑफिसर भी राजी है, टैक्स पेयर भी राजी है, सब कि कमिश्नर ने मेरा तो सेक्शन 62 का ऑर्डर दिया हुआ है कि आप एब्सोल्युटली सर राइट हो, आप अपना रिटर्न फाइल करिए, आपने टैक्स पेड कर दिया है, लेकिन जीएसटी पोर्टल पे ऑप्शन ही नहीं है कि मेरी आईटीसी वापस कर पाए। तो ये तो जीएसटी एक्ट नहीं, ये तो हमारा पूरा कॉमन पोर्टल, जीएसटी कॉमन पोर्टल है, वो इस लॉ को चला रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है। हर सर से मैं रिक्वेस्ट लेना चाह रहा हूँ जी सर, कि थोड़ा से हट के कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए सर। मेरा प्रश्न है, एक्सपर्ट है हमारे सर, आज जो रजत सर हैं ग्रुप में सब मेरे को, मैं एक व्यापारी हूँ और जितने पुराने यहाँ एडवोकेट और सीए हैं उनको मालूम है कि मैं जीएसटी 1% कानून के लिए सरकार से लड़ रहा हूँ। तो आज ये जितनी जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, गुड्स की वैल्यू प्लस प्रॉफिट और मार्जिन पर इनपुट क्लेम का प्रॉब्लम के कारण ये समस्या खड़ी हो रही है टोटल। मेरा प्रश्न है कि मैंने जो जीएसटी 1% कानून जो सरकार को भेजा है उसमें गुड्स का पहले टैक्स ऐड हो गया, वो माल के साथ ऐड होके मूवमेंट कर रहा है, मतलब टैक्स खत्म हो गया। उसके बाद 1% से केवल गुड्स मूवमेंट करेगा, जिससे कि ये जो इतनी कंप्लायंस और जितनी प्रॉब्लम्स जो है मेरे हिसाब से 90% तो सॉल्व भी हो जाएगी। इसमें हिंदुस्तान में सब चर्चा चल भी रही है और आपने शुरू में कहा भी था कि जीएसटी में बहुत कुछ अभी चेंज होना बाकी है। ये मेरा विचार आपको कैसा लगा? रजत सर आपसे पूछ रहे हैं। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो 1% जो कॉन्सेप्ट है सर, एक्चुअली क्या है कि जीएसटी में जो गवर्नमेंट ने जो कॉन्सेप्ट रखा है जीएसटी का, उसका मेन जो मोटो है उसका है वैल्यू एडेड सर्विस, कि जो वैल्यू ऐड हो रही है, कि आज जो मेरी फैक्ट्री में 10 रुपए का माल जो मेरा निकल रहा है वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर पे 20, देन होलसेलर पे 30 एंड दी फाइनल कस्टमर पे 50 रुपए का जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जो अनरजिस्टर्ड बंदे को जो एंड में कंज्यूम होगा गुड्स, जो वैल्यू है उस पर हमें फाइनल जीएसटी चाहिए 18%। तो सर आपका जो 1% वाला कॉन्सेप्ट है वो रेफर कर जाएगा जो गवर्नमेंट का ये वाला कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडेड का, कि फाइनल जो एंड में जिस स्टेट में जो कंज्यूम हो रहा है, कि गवर्नमेंट का जीएसटी का मेन मोटिव था कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ये ना सर प्रोडक्शन, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स ही रहेगा। जैसे पहला जो टैक्स लगा है ना, जब मैंने जी। अपने रिटर्न दिया है एचएनसी कोर्ट से जी, कि ये कमोडिटी 5% का शेयर है,
जब मैंने परचेज किया था, मतलब फर्स्ट टैक्स पेयर ने पेड किया था जी 5%, मतलब 100 के सामान पर 8 रुपया किया था, 3 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट लेके अपनी चुप बैठ गई, 5% स्टेट गवर्नमेंट के लिए छोड़ दिया। जिस स्टेट में यूज हो गया उसने तो 5% कंज्यूम कर लिया, ठीक और जिस स्टेट ने यूज नहीं किया वो दूसरे स्टेट को माल बेचा, वो 100 की जगह सपोज कर 150 में बेचा, तो उसको 2.5% तो दूसरे स्टेट को बेचना पड़ेगा। तो 3 रुपया 92 पैसा कंज्यूम स्टेट को तो मिला, क्योंकि जीएसटी यही बोल रहा है ना कि कंज्यूम स्टेट का फाइनल टैक्स माना जाएगा। तो 3 रुपया 92 पैसा कंज्यूम स्टेट को मिल गया, 1 रुपया 94 जो स्टेट ने प्रोडक्ट किया था, फर्स्ट किया था, उसको मिल गया, 3 रुपया मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसके अलावा जो 1% जो है अभी का जो लॉ है वो पूरा का पूरा लॉ है। मैं अगर लॉ अगर चेंज करने बोलूंगा तो मेरी आप भी बात नहीं सुनोगे और सरकार भी नहीं सुनेगी, इसलिए मैंने जीएसटी लॉ को ही पूरा फॉलो किया है। नहीं नहीं सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो एज अ कंपोजिशन कहना चाह रहे हैं कि सीधा सीधा हम 1%। मेरे में एक ही कानून रहेगा, कंपोजिशन रेगुलर नहीं रहेगा, केवल एक ही कानून रहेगा, 1% से परचेज होगा, 1% सेल होगा, चाहे जिस स्टेट में जाए उस स्टेट में जाए। इससे क्या वैल्यू कम हो जाएगी। अभी जैसे इनपुट में जो रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं इतने, आपके वैल्यू पर आ रही है, तो गुड्स की वैल्यू के साथ वैल्यू पर आ रही है। तो सर आपका जो कॉन्सेप्ट था कि 1 नेशन 1 टैक्स एंड 1 रेट, हाँ 1% रेट, 1% रेट, सर आप इस कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते हैं? हाँ सर हमें पूरी इसमें मेरे क्या है कि आज मैंने चार्ट बना के भेजा, शैलेश शर्मा सर को भी भेजा है, शैलेश सर को भेजा है, उसमें दिखाया कि मैंने आज की जो कमोडिटी है, अगर 100 रुपए की कमोडिटी 25% तक 5 हाथ हफ्ते से 25% तक में सेल हो जाती है, लेकिन मैंने सरकार को पहले ही 40% दे दिया, तो सरकार की रेवेन्यू को लॉस नहीं किया, और व्यापारी को बिजनेस करने के लिए इजी मूवमेंट के लिए व्यवस्था बना दी। और कुछ भी कंप्लेन अगर सपोज कर ली कोई रिटर्न मैं नहीं देता हूँ, कुछ नहीं देता हूँ, रिसिपिएंट का टैक्स और अमाउंट वैल्यू होने के कारण उसकी प्रॉब्लम हो रही है, उसमें क्या आपका मिनिमम टैक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके क्या की जो वैल्यू एडिशन है, सपोज करिए 10 रुपया है, 10 रुपया पर 1% है तो 10 पैसा है, वो अपना पैसा देकर अपना बिजनेस तो मूवमेंट कर लेगा, व्यापारी पीछे जमा देता है नहीं देता बात है, आज उसको तो 12 रुपया देना पड़ेगा। हाँ सर, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें आईटीसी का झंझट खत्म हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो हमारी जो पीछे मेन गवर्नमेंट का फोकस है आईटीसी, कि हमारे जितना भी ये गवर्नमेंट का नोटिस शो होता है, जितने भी आगे कलेश चल रहे हैं, ये सिर्फ आईटीसी को लेकर चल रहे हैं कि हम आपको आईटीसी लेवल, आईटीसी आगे मिलेगी। वो कहते हैं कि ब्लॉक है 17.5 में सप्लायर ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया। आपके इस कॉन्सेप्ट से हम इस सब जो आईटीसी का जो कॉन्सेप्ट है उससे हमें काफी आसानी हो जाएगी। मैं आपसे उससे सहमत हूँ, तो कोशिश करते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है अगर आपका ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात होगी कि आपका ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट सुनती है और मानती है। आई एम एब्सोल्युटली एग्रीमेंट। लेटर आएगा, आज मेरे को एक दिन सलाह दिया कि आप मेल मत करो, अब लेटर पोस्ट करो, तो उनको बाध्य होकर जवाब देना मजबूरी होगी। नहीं अजय सर वास्तव में बहुत अच्छी, आपने भी मुझे भी भेजा था ये, और मैं हर सर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर सर को आप भेजिए तो एक रिप्रेजेंटेशन उपकास की तरफ से जाएगा, माइट बी गवर्नमेंट इसको फॉलो करे। ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है 1 नेशन 1 टैक्स का। और रजत इन्होंने मुझे भी भेजा है, मैं तुम्हें भी फॉरवर्ड करूंगा। अजय जी क्या है, नई नई चीजें लाइक लिटिगेशन की जो समाधान होता है ना उसको निकाल के भेजते रहते हैं मुझे भी। एंड कलकत्ता से है, बड़ा अच्छा इनका लाइक होल्ड है वहाँ पर, एंड जीएसटी पे बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है इसमें हर सर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो अजय बोथरा जी हैं उन्होंने जो नया अभी एक जनरेट किया है फॉर्मूला सर, उसको आप जरूर देखिए और इसको एक अच्छा से रिप्रेजेंटेशन बना के गवर्नमेंट को भेजिए। 100% इसको फॉलो करेंगे सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दीपक जी वो जा चुका है गवर्नमेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंच चुका है, जीएसटी काउंसिल में पहुंच चुका है इनका 1% फॉर्मूला। क्योंकि आपकी सर पहले भी आपने काफी कुछ इसमें रिफॉर्म कराए हैं, पिछली बार भी आपने लिखा था, तो बहुत सारी चेंजेस हुए हर सर। ये आज जैसे अपने ये प्रोग्राम में एक दूसरे डिस्कस करते हैं ना, इसी तरह से हिंदुस्तान से सब पब्लिक मेरे को प्रश्न पूछती रहती है, तो मैं उनका अगर जवाब दे पा रहा हूँ इसलिए वो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं।
नहीं तो आज मेरी बात क्यों सुनेगा कोई? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। तो वहां से लेटर का इंतजार है आने का, कि उन्होंने कंफर्म कर दिया था जीएसटी काउंसिल ने भी, हाँ प्राइम सर, मिनिस्टर ने भी, कि हम आपको बहुत जल्दी ये बात करने के लिए बुलाएंगे। राइट सर, क्योंकि आपने सर काउंसिल भी बुलाए थे पहले, आई थिंक आपने सचिव साहब को भी बुलाया था एक बार 1-2 सेमिनार में, साल से तो वो आपकी बात मेरे को लगता है सुनते हैं और डेफिनेट इस पे एक्शन होना चाहिए। ठीक। और किसी भाई का कोई सवाल हो तो अपना पूछ लें, रजत जी से सवाल अपना आज। विलास जी आपको कोई सवाल हो, माइक्रोफोन अनम्यूट कर लें अपना। दिवाकर शर्मा जी कोई आपका सवाल हो? विलास जी सवाल है कोई आपका? हाँ नहीं सर। ठीक सर, ठीक। दिवाकर जी कोई आपका सवाल हो? दिवाकर शर्मा जी? नहीं सर। ठीक। प्रदीप चौहान जी बरेली कोई आपका सवाल हो? नहीं भाई साहब कोई नहीं। ठीक। मंजुनाथ जी, मंजुनाथ जी आपका सवाल कोई हो? आलोक रंजन एक लास्ट बात बोल दे रहा हूँ जी, बोलिए। इसमें क्या है कि लास्ट कंज्यूम से मिनिमम टैक्स दिखेगा और सरकार की रेवेन्यू आज की जो कमोडिटी पे जो टैक्स कलेक्शन है उसमें 43% इंक्रीज हो जाएगी। मेरे पूरा एनालिसिस कमोडिटी पे किया हुआ है। बढ़िया सर, चलो और रीजन मीटिंग करेंगे, अभी इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा कुछ अभी इस पे। आलोक रंजन जी कोई आपका सवाल हो? अजय शर्मा जी कोई आपका सवाल हो? विवेक गर्ग जी गाजियाबाद? नहीं सर। क्षितिज जी है, विवेक जी कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। ठीक सर। क्षितिज जी मुरादाबाद? संदीप मित्तल जी प्लखुआ? नहीं जी। ठीक सर। उपदेश अग्रवाल जी मुरादाबाद? सर मैं एक आपसे बस एक गुंजाइश करना चाहूंगा, माफी मांगना चाहूंगा। आई एम गेटिंग लेट, एक्चुअली मेरे एक दूसरे सेमिनार है। ठीक सर, ठीक सर। सर फिर 5 पढ़ेंगे सर। हाँ सर, थैंक यू। अच्छा, मैं आज क्या फिर वोटर थैंक्स के लिए अरुण राघव जी मोदी नगर वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वोटर थैंक्स, आप आज का वोटर थैंक्स दें। उसके बाद सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए, अपने माइक्रोफोन भी देगा। जी अरुण जी। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित व वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों को सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर आज के इस वेबिनार को सफल बनाया। यह मान्यता रही है कि सदन से ही मंच की शोभा होती है। आज आप सभी ने उपकाश के शानदार मंच की जो शोभा बढ़ाई है, उसके लिए आप सभी का आभार। साथ ही आज के मुख्य वक्ता ये रजत जी, जिन्होंने अपने शानदार व ज्ञानवर्धक उद्बोधन से हम सभी को शिक्षित किया। सभी सम्मानित साथियों की शंकाओं का बेहद सरल भाषा में निवारण किया। का हृदय से आभार के साथ साथ सादर मान करता हूं उनकी विद्वता को। आज जो काश शानदार मंच की शोभा बढ़ाई है, आगे भविष्य में भी आप अपना आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार देते रहेंगे, ऐसी हम सभी आपसे अपेक्षा रखते हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं उपकाश के जनक परम आदरणीय बड़े भाई श्रीमान हर्ष शर्मा जी का, जिनके अथक प्रयासों से पिछले 2.5 वर्षों से निरंतर विधिवाणी के माध्यम से ज्ञान की जो अविरल धारा बह रही है, जिससे हम सभी लोग
लाभान्वित हो रहे हैं और अपने आप में ये अलग ही उदाहरण है। साथ ही छतरपुर व हरदा मध्य प्रदेश की बार एसोसिएशन से जुड़े सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों को सादर नमन करता हूं, जिनका भरपूर सहयोग व प्रेम उपकास को सदैव मिलता रहा है। और अंत में मेरे बड़े भाई आदरणीय शैलेश विश्वकर्मा जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज वेबिनार के प्रारंभ में कुछ आशीष वचन मेरे लिए कहे थे। आपसे बहुत कुछ सीखते हैं भाई साहब। अपना आशीर्वाद हम सभी पर सदैव इसी प्रकार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सभी से निवेदन कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान हेतु। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। बहुत थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को अभी कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, उपकास के यूट्यूब पर आपका एक चैनल चल रहा है, उपकास वेबिनार के नाम से चैनल है यूट्यूब पर। आप इसको दोबारा सब्सक्राइब कर लें अपना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अपने साथियों को बताएं जिन जो सुनना चाहते हैं, अपनी शंकाओं को दूर करना चाहते हैं, वो उपकास वेबिनार के नाम से यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी से कोई तरह का चार्ज नहीं है इसके ऊपर। आप पढ़ें, आप खूब आप अपना बढ़ें आगे। मेरा एक ही ध्येय है, आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो आपको सोचना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।